तो यार तुम लोग इस दिन से वाकिफ रहोगे। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 2 11 से 15 तक की आगे की एपिसोड आ चुकी है। ठीक 13 घंटे पहले मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में तुम लोगों के सामने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की एपिसोड 1 को सामने रखते हुए बोला था कि बहुत जल्द एक गजब किस्म का सरप्राइज आने वाला है। अब भला एनिमे फैन के लिए इससे बड़ा सरप्राइज क्या ही होगा। उसके मन पसंदीदा एनिमे की नेक्स्ट एपिसोड आ रही है। खैर छोड़ो उसे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ इस बार का जो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 2 का पार्ट है वो पिछले पार्ट से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। हम लोगों ने सीजन 2 के पार्ट 1 में जो कुछ भी पाया, आग में उभरते हुए शोले, वो शोलों से कड़कती हुई आग, वो इंटेंसिटी, वो जुनून, वो जज्बा, वो दमदार किस्म के एक्शंस में तुम लोग सब कुछ पहले से ज्यादा बढ़ के पाने वाले हो। वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसी एक आध एनिमे ग्रुप में शेयर भी कर देना। तो चलो यार अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एकदम इंटेंस होती है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड में वो गजब किस्म की किलिंग ट्यून को सुन पाते हैं। लंदन ब्रिजेस आर फॉलिंग डाउन माय फेयर लेडी। यार तुम लोगों को इस थीम से ही पता चल गया होगा कि आखिर किस शख्स की एंट्री होने को जा रही है। तभी कहानी झट से जैक द रिपर पे जाती है, जिसके लिए स्पेशली ये थीम बनाई गई है। जैक द रिपर फोन से सीधा उसी रूम में घुस जाता है जहाँ पे 7 गॉड ऑफ पिलर्स पहले से मौजूद होता है। इसी में अब गोल भी इनके बीच में फंस चुकी होती है, क्योंकि गोल ने अपने 7 गॉड ऑफ फॉर्चून की कोई प्राइवेट बातें सुन ली होती है। खैर यार जैक द रिपर आते सारी यहाँ पे इनको टी ऑफर करता है। वहीं पे एबिसो अपनी गन निकालते हुए बोलने लगता है, हमारा ऑफर के लिए शुक्रिया, पर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी ही पीता हूँ। तभी उसका लीडर उसे रोकते हुए बोलने लगता है, एबिसो यहाँ पे लड़ने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, चलो चलते हैं। और ये कहने के बाद इस सीरीज के 7 गॉड ऑफ फॉर्चून यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते एबिसो गोल से जहमत होके बोलने लगता है, अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम पे अपनी जजमेंट लाऊंगा। उनके चले जाने के बाद गोल की जान में जान आती है। फिर जैक द रिपर इन्हीं के बारे में गोल से पूछने लगता है, तो गोल इस पर बोलती है, इन्हें जापान के 7 गॉड ऑफ फॉर्चून कहा जाता है। जो सुन के जैक द रिपर अपनी सोल आई से इन्हीं फॉर्चून के जब इमोशंस को देखने लगता है, तो वो इन सातों के साथ के एक ही तरह के इमोशन पाता है और वह आपस में कनेक्ट होता है। फिर इसी बीच में जैक द रिपर यहाँ तक गोल को भी टी ऑफर करता है। और इन्हीं सब में गोल की नजर उसके हाथों पे पड़ती है। ये वही हाथ होते हैं जिन्होंने हरकुलिस की जान ली होती है। अब हरकुलिस को याद करने के बाद गोल में वो इमोशन से बहने लगते हैं। जैक द रिपर की आई रीड कर लेती है, पिक कर लेती है, जिसे महसूस करके जैक द रिपर को भी वो पल्स सा दिखता है जिसमें हरकुलिस को उसने पूरे तरीके से टूटते हुए देखा, मरते हुए देखा। गोल यहाँ पे उससे ज्यादा बातें नहीं करती और उससे कहती है कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। ये क्या कि वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है। और उसके चले जाने के बाद हमें मालूम पड़ता है जैक द रिपर की आंखों से, उसके चेहरों से उससे भी इस बात का काफी ज्यादा दुख है। तो सबसे पहले उसके अपने चाहने वाले ने ठुकराया, उसके पेरेंट्स ने ठुकराया। एक शख्स जो कि उससे सच्चे दिल से मोहब्बत करता था भाइयों की तरह। और जैक द रिपर के ना चाहते हुए भी उससे हरकुलिस की जान अपने हाथों से लेनी पड़ी। कहानी एरिना पे जाती है जहाँ पे 6 बाउट की शुरुआत होने को जा रही होती है, जहाँ पे इंसानों ने अभी तक सिर्फ 2 बाउट्स ही जीते होती है, जबकि यहाँ के गॉड्स इनसे एक कदम आगे लीड पे होते हैं 3 बाउट्स के साथ। अभी हैंडलर अपने गॉड्स की तरफ से अगला फाइटर इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलने लगता है, आप गॉड्स की तरफ से जो अगले चैंपियन है वो एक ऐसे महान है जिसने एक वक्त में इंसानियत को हवस भरी डिजायर में डूबने से बचाया था। उन्होंने अपनी काली राख को चमका दिया था, अपनी डूबी हुई किस्मत को बदल दिया था। उसने गलत राह वाले को छोड़ दिया था, उसने अपनी फैमिली से मुंह मोड़ लिया था, उसने अपने कैसल को ठुकरा दिया था। जिस काम से लोग उसे मना करते वो काम करता है, वो वही करता है जो उसका मन चाहता है। दुत्कारा गया, वो अकेला पैदा हुआ और अकेला लड़ता भी है, और उस शख्स का नाम है बुद्धा। वो ये जैसे तैसे बोलता है, हमें बुद्धा के बारे में दिखाया जा रहा होता है, जो कि बिल्कुल खामोशी से चुपचाप हैंडलर के पास आता है, से उसका हॉर्न छीनते हुए बोलने लगता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दम से और आज के रोज से मैं इंसानियत के लिए लड़ूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद स्टेडियम में लगभग सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और जो गॉड्स की टीम में होते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर आगे से बुद्धा भी काफी अकड़ में आते हुए बोलने लगता है, तुम सब के सब बाढ़ में जाओ। और बस फिर पूरी की पूरी ऑडियंस से उसे गालियां सुनाई देने लगती है, और कुत्ते दे बच्चे सूरा और दल्ले। इस सब में बुद्धा अपनी वेपन ज़्यूस की तरफ ताड़ते हुए बोलने लगता है, अगर तुम ही गॉड्स में से कोई इंसानियत के लिए कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है
तो फिर इंसानियत के लिए मैं लड़ूंगा। तुम ही लोगों में से अगर कोई मेरे रास्ते में खड़े होने की दिक्कत भी करेगा तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। सिचुएशन एक एक लम्हे में बस से बदतर होती चली जा रही होती है और इन सो कॉल्ड गार्ड्स की फटती चली जा रही होती है। रोल भी ये सब कुछ देख के काफी हैरान होती है। तभी उसकी नजर बुनिल्डा के चेहरे पे पड़ती है। पूरे तरीके से काम और रिलैक्स देख के वो फौरन से समझ जाती है इन सबके पीछे बुनिल्डा का हाथ है। और इसी में हमें एक छोटा सा पास दिखाया जाता है। इसी बाउट के शुरू होने से पहले ही यहाँ पे बुद्धा बुनिल्डा को अप्रोच करते हुए बोलने लगता है। जियोस चाहता है कि उसके 6 बाउट के लिए मैं लड़ूं, पर मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं तुम इंसानियत के लिए लड़ने को जा रहा हूँ। और उस जगह में भी बुनिल्डा जरा सा भी सुनने में हैरान ना होती। इतना रिलैक्स देख के बुद्धा उसे शक बड़ी निगाहों से घूरते हुए बोलने लगता है। एक सेकेंड, ये सब कुछ तो तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे पास सदावहाना के बारे में जो जानने आई थी तो तुम इस वक्त के लिए काफी पहले से ही प्रिपेयर करके बैठी हुई थी। इन केस अगर तुम लोग को बधावाना के बारे में नहीं पता तो वो मैं सीजन 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तुम लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। अरे यार बुनिल्डा उसे आगे से बोलने लगती है। तो मुझे नहीं पता तुम ये क्या बोल रहे हो, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि वल्हला में तुम ही वो वाहिद शख्स हो जो कि सबसे ज्यादा इन गॉड्स वगैरह से नफरत करते हो। तो आगे से बुद्धा मुस्कुरा के जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो अचानक से काफी ज्यादा सीरियस होके एकदम से बुनिल्डा के कान के करीब आके बोलने लगता है। जो भी मुझे तुम्हारी स्कीम जरा सी भी पसंद नहीं आ रही। तो सुनने के बाद अचानक से बुनिल्डा की रूह कांप उठती है और इसी के साथ कहानी अब प्रेजेंट पे आती है। यहाँ पे हैंड्रेडर बोलने लगता है कि हमें पोजीशन चेंज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसी बीच में जियास यहीं पे बढ़ते हुए बोलने लगता है, नहीं नहीं इसे रोको मत कि ये रूल्स के भी खिलाफ नहीं है। यही तो इस चीज का मजा है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं इससे खुद भी लड़ने की ख्वाहिश रखता हूँ। इसने तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान डाल दी है। बुद्धा भी आगे से फौरन से बोलने लगता है, वैसे भी मुझे किसी से भी लड़ने से कोई एतराज नहीं है, यहाँ तक तुमसे भी नहीं। जियोस बस ये उसके कहने की देर होती है कि दोनों के दोनों अपने औरा से उभरते हुए एक दूसरे को अपनी कातलाना निगाहों से घूरने लगते हैं। तभी वहां से ओदन बुद्धा से सहमत होकर बोलता है, तो बताओ मुझे बुद्धा, क्या तुम हम गॉड्स को अपना दुश्मन बनाने के लिए तैयार हो? तो बुद्धा एक बार फिर से यहाँ पे बोलने लगता है, क्या इस दुनिया में मैं ही सब एक अक्लमंद पैदा हुआ, चाहे खुदा हो, फरिश्ता हो, इंसान हो, डेवल हो, मुझे इन चीज़ों से जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही मैटर करता हूँ। और एक बार फिर से गॉड साइड से फिर से उसे गालियाँ सुनने को मिलती है। यार अगर सबसे ज्यादा किसी की फट्टी भी होती है तो वो लोकी की फट्टी होती है। और आप देखते ही देखते पूरे के पूरे आसमान को बादल घेर लेते हैं। और इन्हीं बादलों के बीच में से कहीं से हमें जजमेंट के नारे सुनने को मिलते हैं। फिर इन्हीं बादलों में से इस सीरीज के 7 गॉड ऑफ फॉर्चून की शिप निकलती है, जिसको देख के सभी इंसानों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी ठीक उसमें से लैंड करते हैं 7 गॉड ऑफ फॉर्चून इस सीरीज के, जहाँ पे जियास अब जाते जाते इस सीरीज के फॉर्चून गॉड के लीडर से बोलने लगता है, उसके साथ जो करना है कर लो और मेरी तरफ से भी एक आध हड्डी तोड़ देना। सबके बाद हैंडलर विजन को बुद्धा का अपोनेंट करार देता है। इसके बावजूद भी उसके बाकी 6 मेंबर उसके ठीक पीठ पीछे खड़े होते हैं। तो देख के हैंडलर बोलने लगता है, बुरा मत मानिएगा पर आप सारे एक साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तभी विजन इस पर बोलने लगता है, तुम ये क्या बोले हो, हम शुरू से ही एक थे। ये बस उसके कहने की देर होती है। और ये कहते हुए वो अपनी मसल की फ्लैक्स करता है। बस उसके फ्लैक्स करने से ही उसका कवच यहीं पे टूट जाता है। और बस देखते ही देखते उसके सारे के सारे मेंबर्स उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने लगते हैं। लोग उसके साथ ऐसा मिक्स हो रहे होते हैं जैसे कोई पानी में चीनी घोला होता है। तो ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा कि उसके बाकी मेंबर्स ने उसके साथ फ्यूजन कर लिया। इसी बीच में हमें बताया जाता है वैसे है तो ये 7 गॉड ऑफ फॉर्चून ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी एक अफवाह है कि इन्हें कैरी करने वाला भी कोई एक सिंगल गॉड है। तो इसका मतलब वो लोग शुरू से ही 7 गॉड थे ही नहीं। इसी तरह वो लोग ज्यों ज्यों फ्यूज हो रहे होते हैं हमें बताया जाता है कि ये डार्क गॉड दुनिया पे टूटा है। दुनिया में हर तरफ काली परछाई और डार्कनेस फैल जाएगी। यहाँ से खुशी का नामो निशान तक मिट जाएगा, हेवंस तक खत्म हो जाएगी। अगर कुछ बाकी होगा तो वह सिर्फ बदकिस्मती और टूटे हुए दिल होंगे। कहानी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे जाती है, जो कि अब वो ट्रांसफॉर्म होके अपनी काली परछाई में से बाहर निकलता है। और इसके इस फॉर्म का नाम होता है ज़ेराफको। अगर इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो वो जीरो है। के पास जीरो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने के बाद बुद्धा से बोलने लगता है, मैं तुम्हें यहीं पे काट के फाड़ डालूंगा। काफी वक्त के बाद मैं हिल पा रहा हूँ, हरकत कर पा रहा हूँ और तुम्हें मार भी पाऊंगा।
जिसमें से एक अजीब किस्म का क्रीपी सा प्रेशर महसूस किया जा सकता होता है, जिसका मतलब ही सिर्फ और सिर्फ तबाही और बदकिस्मती होती है। जिसमें से अजीब किस्म की काली परछाई, वो बढ़ बढ़ के काले से शोले निकले होते हैं। और यहीं पे ज़ेरो अपने फ्लैश से ही, अपने गोश्त से ही एक गंदी किस्म की डेडली वेपन बनाता है। जब अपने मुंह से एक्सेल भी करता होता है तो वो भी काफी पॉइजनस सी होती है। अगर आम अल्फाजों में बताओ तो उसका वजूद ही तबाही का सामान है यहाँ पे सभी लोगों के लिए। उसकी काली परछाई को इतने करीबी से गले लगाने के बाद यहाँ तक गॉड्स भी हिल के रह जाते हैं, जो देख के भी एरियस के पसीने छूट रहे होते हैं और वो बोलने लगता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम गॉड्स के बीच में भी कोई इतना भयानक गॉड हो सकता है। यूं ही हैंडलर यहाँ पे दोबारा से अनाउंस करने लगता है, तब्दीलियों की वजह से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इंसानियत की उम्मीद है बुद्धा, और ठीक उसकी दूसरी तरफ भयानक गॉड ज़ेरोफुको। और इसी के साथ तुम लोगों की फाइट की शुरुआत होती है। बस ये उसके कहने की देर होती है कि ज़ेरोफुकी वो डार्क ऑरा और भी मजीद उसके जिस्म में से बढ़ बढ़ के बाहर आने लगता है। ज़ेरोफुकी वो इंटेंसिटी, वो उसका जुनून, वो उसका जज्बा देखने से ही लग रहा होता है कि उसके आगे किसी की नहीं चलने वाली है। कॉल को भी याद आने लगता है कि उसने जो उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशन सुनी थी उसमें ज़ेरोफुको का नाम भी था। जिन समय बुनिल्डा भी यहाँ पे बोलने लगती है, ये 7 गॉड ऑफ फॉर्चून यही तो इनकी सिर्फ टेम्पररी फॉर्म है, शुरू से ज़ेरोफुको इनकी असली फॉर्म है। बुनिल्डा इसी तरह मजीद बोलती है, ज़ेरोफुको शुरू में एक बहुत अच्छा गॉड होता था और जहाँ पे भी जाता था खुशकिस्मती लोग के रंग ले आती थी, और दर्द, दुख और डिप्रेशन ने उससे बदल दिया। और अब वो खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती लोगों में बांटता है। इससे पहले दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट भी पाते हैं। इसी बीच में हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार यहाँ तक जिन ने भी एपिसोड देखी है ना, तुम लोग एक लेजेंड हो। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम उन लेजेंड में से एक लेजेंड हो।